नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और दिन का आगाज कर चुके होंगे। जनाब, हम कल जब आए थे तो एक हलचल मची हुई थी दुनिया भर में। ट्रंप के बयान ने एक हलचल मचाई हुई थी और इस हलचल को देखते हुए इसके पेश नज़र हमने उसका फॉलोअप तो आपको दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ना सिर्फ पूरी दुनिया से बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो गजा पर कब्जे करने का बयान सामने आया था उस पर अक़वाम मुत्तहिदा का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा तनाज़े के हल की तलाश में हमें मसाइल बदतर नहीं करने चाहिए, नस्ल कुशी से गुरेज किया जाए, बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर कायम रहना ज़रूरी है और फ़लस्तीन की दो रियासती हल की तौसीक़ करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा पर सदर ट्रंप के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि अमेरिकी सदर का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। इसके साथ साथ ईरान और यूएई की तरफ से भी ट्रंप के मंसूबे की मुखालफत की गई है। चीन, फ्रांस, रूस और बरतानिया ने भी ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया है और दो रियासती हल पर जोर दिया है, जबकि जर्मनी, तुर्की, उर्दन और दीगर ममालिक की तरफ से भी फ़लस्तीनियों की बेदखली की शदीद मुखालफत की गई है। और अमरीकी सदर के इस बयान पर अमरीका को वजाहतें भी अब देना पड़ गई हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये जो कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी, सिर्फ ये पेशकश थी उनकी जानिब से। ये कहा गया गजा की तामीर नौ के दौरान वहां के लोगों को कहीं और जाने की जरूरत पेश आएगी। सदर की पेशकश को कोई दुश्मनी या इस तरह का कोई इकदाम ना कंसिडर किया जाए। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना जरूर चाहिए। तर्जमान व्हाइट हाउस की भी फिर वजाहत आई। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं है। ट्रंप फलस्तीनियों की आर्जी मुंतकिली चाहते हैं। सदर खिते में इस्तेहकाम के लिए गजा की तामीर नौ में अमरीका की शमूलियत जरूरी समझते हैं। तो ये पेशकश थी, ये क्या थी, ये जानना आगे चलकर ही पता चलेगा। तो आपको सामने ही इस वक्त हम कल यौम यकजहती कश्मीर मना रहे थे। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम और अमरीकी सदर दोनों खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये बयान दिया। उसके बाद ये तहलका मच गया और फिर उस पर जो हर तरफ से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो आपके सामने ही है। दुनिया भर इस वक्त भी रद्द-ए-अमल दे रही है, तनकीद हो रही है और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उस पर अमल करने पर जोर दिया जाने लगा है। पहले से ज्यादा कुव्वत से इस बात पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। कल एक आपसे एक और भी हमने अफसोसनाक खबर भी शेयर की थी। इस्माइली कम्युनिटी के जो पेशवा है, रूहानी पेशवा, वो नहीं रहे, वो लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। फिर उसके बाद अब 49वें मौरूसी इमाम और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के बानी और चेयरमैन प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान चहारम के जो पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में इंतकाल के बाद फिर इस्माइली इमामत के दीवान ने नए रूहानी पेशवा का ऐलान अब कर दिया है। प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक उनके जो बड़े साहिबजादे हैं प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान पंजम को इस्माइली कम्युनिटी का 50वां मौरूसी इमाम अब नामजद किया गया है। खानदान और इस्माइली कम्युनिटी के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में ये ऐलान किया गया। और प्रिंस रहीम 12 अक्टूबर 1971 को पैदा हुए और उन्होंने 1995 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। और प्रिंस रहीम आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की बहुत सी एजेंसीज के बोर्ड्स में खिदमात भी अंजाम देते रहे हैं। वो इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज और इस्माइली कम्युनिटी के समाजी नज़्म व नस्क के इदारे के काम को करीब से देखते रहे हैं। वो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कमेटी के चेयरमैन भी रहे। गुर्बत में कमी, मुआशी बेहतरी के मनसूबों की भी निगरानी की। उनकी हुकूमती और आलमी तंजीमों के रहनुमाओं से बाकायदगी से मुलाकातें भी होती रहीं और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम खान आगा खान को खिदमात के एतराफ़ में निशान पाकिस्तान अता किया है। और पाकिस्तान के दौरे पर प्रिंस रहीम आगा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है। प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान में तवानाई के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए पेश रहे हैं। उन्होंने ज़िला हुंजा में जो सोलर पावर प्लांट फेज़ 2 और नासिराबाद सोलर पावर प्लांट की बुनियाद भी रखी है। तो ये थी अपडेट्स इस हवाले से जिससे हमने आपको आगाह किया। अभी बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की। जी हाँ भाई, बड़ी खबर में ज़रा आपको बता दें कि क्या क्या हमने बात करनी है। जी, तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात ख़त्म करके अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अब कोशिशें कर रही है। और इसी हवाले से 2 रोज़ कबल पीटीआई रहनुमा असद कैसर के घर में एक बैठक हुई, बड़ी मुलाकात हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिसमें अपोजिशन ने अलायंस जो है उसके मैंडेट की वापसी या तहकीकात नहीं बल्कि फौरी मुस्ताफ़ी होने का जो ऐलान है वो कर दिया था। मगर यहाँ पर जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई को कोई ऐसा अलायंस उनका बन जाता है जिससे वो इकट्ठे हो जाते हैं और सड़कों पर आते हैं, तो क्या ये हुकूमत के लिए खतरा होगा? अगर खतरा होगा तो कितना बड़ा खतरा होगा?
होगा। और अगर नए इंतखाबात नहीं होते तो ये इत्तेहाद ऐसा क्या करेगा कि पार्लियामान में नंबर गेम पूरी कर सके। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है, ऑलरेडी इसका ऐलान वो कर चुके हैं। और PTI के जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, मर्दान में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इदारों के साथ बात करने के हम ही हैं, वो एक कदम बढ़ाया अगर तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सकता हूँ। बानी PTI भी दुरुस्त बात ना माने तो पार्टी की सदारत छोड़ दूंगा। उनकी जानिब से ये तक कहा गया। चोरों को पार्टी में नहीं छोड़ूंगा। मानता हूँ कि पार्टी में मुतादिद ग्रुप्स हैं। ये सारी सिचुएशन ओवरऑल जिस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया का शौकत फराचा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शौकत साहब, ऑपोजिशन का नया और बड़ा अलायंस हुकूमत से फौरी मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात करने का अब मुतालबा सामने आने लगा है। हुकूमत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और इत्तेहाद बना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेहाद तो अभी नहीं बना, बैठे जरूर हैं, बैठ के उन्होंने बातचीत की है। अभी आप जब बात कर रहे थे जुनैद अकबर खान की कि वो कह रहे हैं पार्टी में ग्रुप्स हैं, तो अगर अपनी पार्टी में इतनी डिवीजन है, पार्टी में इतने ग्रुप्स हैं, पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ इतने शुकूक व शुबात हैं, तो फिर अलायंस बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ख़ास तौर पर वो अलायंस जिसमें वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साथ बिठाना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और PTI एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब में मौलाना फजलुर रहमान का सियासी मुकाबला नहीं है किसी से, क्योंकि वो सियासी तौर पर वहाँ पंजाब से नहीं जीता करते। इसी तरह सिंध में भी उनका कोई सियासी मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहाँ भी वो नहीं जीता करते। जब भी मौलाना साहब ने बहुत सारी सीट्स निकाली हूँ या थोड़ी सीट निकाली हूँ, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, उनकी बेस खैबर पख्तूनख्वा ही है। वो KP ही से खुद भी लड़ते हैं, उनके साथी भी लड़ते हैं, वो जीतते हैं हारते हैं। इस दफा पिशीन से जीत के आ गए, क्योंकि अली अमीन खान गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में उनको शिकस्त दी थी। इसलिए बुनियादी जो सियासी तसादुम कह लें, सियासी मुकाबला कह लें, कॉन्टेस्ट कह लें, वो है ही मौलाना साहब और PTI का। तो मुझे कोई कहे कि मौलाना साहब इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे या मौलाना साहब अपना कंधा दे देंगे कि आइए मेरे कंधे पे बैठ के आप अपनी तहरीक चलाएं। अब वो 25 मई भी फ्लॉप हुआ, 26 नवंबर भी चला गया, उसके बाद फाइनल कॉल भी कोई आई थी, वो भी चली गई। अब मुज़ाकरात करके भी देख लिए, खत लिख के भी देख लिया। तो अब मैं वाकई समझूं कि मौलाना साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान वो इतनी आसानी से अपना कंधा दे देंगे कि आए जी आप मुझे इस्तेमाल करें और इस हुकूमत को डिसलॉज करने, घर भेजने, नए इंतखाबात के लिए आप तारीख लें और फिर नए इंतखाबात बकौल आपके आप जीत के आ जाएं। ये बैठने की हद तक तो बात सही है। अच्छा। अभी वो कहते हैं ना, हनूज दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा, तो फराचा साहब, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बाद में हुई इस बैठक के बाद, तो उन्होंने तो डायरेक्ट यही कह दिया कि वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन था धांधली ज़दा था, तो अब हुकूमत को चाहिए मुस्ताफ़ी हो जाए। नहीं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपने तौर पर मुतालबा कर रही थी तो वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही थी, वो एक बार नज़रसानी का मुतालबा कर रही थी। लेकिन एकदम से जब ये अलायंस की बात आप कह रहे हैं कि अभी अलायंस बना नहीं है, तो उसके बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह का बयान, तो क्या इससे हम अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते कि मौलाना फजलुर रहमान आगे चलकर तहरीक इंसाफ के कंटेनर पर सवार होने जा रहे हैं? अब मौलाना साहब से अगर मैं बात करूं तो मैं पूछूंगा कि किस हुकूमत की बात कर रहे हैं। KP की हुकूमत का खात्मा चाह रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट का चाह रहे हैं या दोनों हुकूमतों का चाह रहे हैं? 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी से ही मौलाना साहब का एक मसलसल मौक़िफ़ रहा है, तसलसल के साथ। वो कहते रहे हैं कि ये असेंबलियां जो हैं ये इसलिए हम नहीं मानते इनको कि धांधली की पैदार है। कौन सी नई बात अभी मौलाना साहब ने कर दी? यही बात वो कहते रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन में धांधली हुई थी और इसका वाहिद हल मुल्क में आज़ाद, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन है। वो बार बार ये बात करते रहे हैं। ये दुरुस्त बात है कि 1 साल हुआ है, कोई स्टेबिलिटी आने लगी है, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ आए हैं और फिर से वही मामलाती साजिशें अगर शुरू हो जाएं तो मैं फिर कहूंगा कि अभी तो एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने के लिए इनको साल चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि वो इत्तेहाद बन गया।
अभी इत्तेहाद बहुत दूर की बात। चलें ठीक है, लेकिन अगर इत्तेहाद फर्ज करें कि बन गया तो फिर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा अगर ये हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद लेकर आगे चल पड़े? फिर आप अगर ले आए तो अगर ही का तो मसला है। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो पहले कहा गया हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं हुकूमत के साथ, फिर आपको याद है पेशावर वाली एक मीटिंग हुई आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर खान की, तो कहा गया ये खुश आइंदा है, ये बड़ी ब्रेक थ्रू है। अच्छा। फिर कह दिया गया कि याया खान 2 पार्ट 2 है। ये वो किसके बारे में कहा जा रहा है आपको भी मालूम है, पूरी कौम को मालूम है। फिर खत लिख दिया गया कि जी खत है, खत उधर जा चला गया, पता चला कोई खत नहीं लिखा गया। वही जो मंदरजात थे उसके वही इंटरनेट पे चला दिए गए, ट्विटर पे चला दिए गए। अब पहले तो मौलाना साहब को ये क्लियर कर दिया जाए, आप यानी पीटीआई क्लियर करे कि आप हुकूमत से पॉलिटिकल लेवल पे बात करना चाह रहे हैं, आप आर्मी चीफ से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा। अभी जो नए सदर बने के जुनैद अकबर खान, वो कह रहे हैं पावर्स के साथ हम बात करेंगे, फिर उन्हीं के खिलाफ आप एहतजाज भी करते हैं। तो इस सारी डिवाइडेड पॉलिटी में जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, उनके साथ मौलाना साहब, हाँ ये है कि मौलाना साहब को जैसे पीडीएम वालों ने बिठा दिया था सदर बनाकर, उस तरह का किरदार अगर मौलाना साहब अदा करना चाह रहे हैं तो मौलाना साहब की भी अपनी सियासी राहें हैं। ठीक है। अच्छा, तो पराजी साहब वैसे आपने ही एक बार कहा था, अगर मैं दुरुस्त कह रही हूँ, कि अगर बानी ने कहा डियाला जेल में मुलाकात के लिए तो मौलाना नंगे पाँव भी चलकर चले जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है और बानी पीटीआई ये टास्क दे देते हैं कि हर सूरत मौलाना फजलुर रहमान को मनाना है और अपने साथ में लाना है, तो फिर की क्या सूरत हाल होगी? यहीं से बात वाज़ेह है ना कि जब मौलाना साहब को असद कैसर साहब ने अपने घर में बुलाया तो मौलाना साहब चले गए। मैं पहले जो बात कर रहा था या आज अभी कर रहा हूँ कि मौलाना साहब सियासी अलायंसेस के लिए फ्लेक्सिबल रहते हैं। आपको याद है 80s में वो एमआरडी में रह गए, फिर 90s में बेनजीर भुट्टो शहीद की दूसरी गवर्नमेंट थी, तो मुझे याद है एक बाबा ग्रुप बना हुआ था, उस बाबा ग्रुप में भी मौलाना साहब शामिल थे। मौलाना साहब ने एमएमए की जब केपी में हुकूमत थी, यहाँ मौलाना साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन वो सिर्फ एमएमए की तरफ से नहीं थे, बल्कि तमाम जो अपोजिशन थी जिसमें पीएमएलएन थी, पीपल्स पार्टी थी, दीगर सियासी जमातें थी, उन सब की तरफ से, क्योंकि अचकजई साहब ने तो उस इलेक्शन का वो उस 2008 में भी बाइकाट कर दिया था इलेक्शन का, इसलिए मौलाना साहब अपोजिशन का अलायंस बनना हो, अलायंस फॉर्म करना हो, मौलाना साहब सियासी हवालों से, सियासी तदाबीर के हवाले से, सियासी इत्तेहाद के हवाले से मौलाना साहब फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन बात असल जो मौलाना साहब भी बार बार कह रहे हैं, अभी तक तो मौलाना साहब को खान साहब से मिलने की दावत नहीं आई। मौलाना साहब ने बार बार फरमाया है कि अगर दावत आई तो हम सोचेंगे। अगेन मौलाना साहब एक रूम दे रहे हैं, कुशन दे रहे हैं मौलाना। राइट। तो शौकत साहब ये बताइएगा कि 8 फरवरी को जो एहतजाज करने वाली है पीटीआई, उस सिलसिले में जो मोहसिन नकवी का बयान आया था और वो कह रहे थे कि ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि पीटीआई एहतजाज ना करे, तो आपको लगता है कि इस ख्वाहिश पर भी अमल दरामद करने की सिचुएशन में पीटीआई आपको दिखाई दे रही है? नहीं, पीटीआई बार बार कह रही है कि हम 8 फरवरी को जलसा करेंगे। पीटीआई बार बार कह रही है कि 8 फरवरी को हम अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। पीटीआई बार बार कह रही है कि हम आएंगे सामने। लेकिन एक डिफरेंस है कि इस बार वो डी चौक आने की बजाय वो कह रहे हैं कि हम स्वाबी में जलसा करेंगे। और नॉर्थ पंजाब वालों को भी खुद खान साहब का जो पिछले हफ्ते हुक्मनामा आया था कि आप स्वाबी में पहुंचे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी कि फिर रियासत हरकत में आएगी, वो कॉन्टेक्स्ट ये था, किसी ने सवाल किया था कि फिर वो डी चौक आए या चैंपियंस ट्रॉफी को वो डिस्टर्ब करें, या तुर्क सदर यहाँ आ रहे हैं पाकिस्तान में 12 फरवरी को अभी, तो इसको डिस्टर्ब करने की इजाजत होगी, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में था। अच्छा, लेकिन पराजी साहब, जुनैद अकबर साहब तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वैसे तो सवाबी में ही जलसा करना है, अगर बानी पीटीआई ने कॉल दी तो वो फिर कह रहे हैं हमें डी चौक जाने से कोई रोक कर दिखाए। फिर अगर आ गई ना, तो अगर तो अभी तक कॉल नहीं आई ना डी चौक जाने की,
जब कॉल आएगी तो फिर उनका लाएअमल बनेगा। अभी सिर्फ चूंकि 8 फरवरी की बात हो गई, 8 फरवरी के हवाले से सोफा आज क्या तारीख है? आज 6 है, 7 और फिर 8 दिन तो एक रह गया ना। अब क्या कॉल देनी है डी चौक में आने के लिए, तो फिर तैयारी करना पड़ती है। पिछली बार भी जब डी चौक में आए थे, आपको याद है संजानी के मामला चल रहे थे कि संजानी तक वो बैठ जाएं तो इनको बनी गाला या नथिया गली या सीएम हाउस में रखा जाएगा, लेकिन वो मामला बहरहाल अनफॉर्चुनेट हुए, ना हुआ कुछ। तो अब तो अभी तक तो डी चौक आने की बात नहीं हुई। हाँ, हुकूमत ये जरूर सोचती है कि अगर ये तुर्क सदर के दौरे को सैबोटाज करने की कोशिश की गई और उससे बढ़ के 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट शुरू हो रही है, अगर उसको उसके लिए लॉन्ग मार्च या एहतजाज शुरू कर दिया तो वो मसला बन जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में बात। राइट, बहुत शुक्रिया शौकत साहब, तफसील आपने सामने रखी। हमारी नाज़रीन तो देख ही रहे हैं इस वक्त पीटीआई की क्या सिचुएशन है। 8 फरवरी को जलसा करने जा रही है, उसके साथ साथ इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू जारी है, मुलाकातें जारी हैं। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिर की बात बैक शो की शुरुआत में हमने चर्चा किया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। गजा पर कब्जा करने का उन्होंने ऐलान किया है। ये तवील मुद्दती कब्जा है जिसकी वो बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम उसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इलाके में इस्तेहकाम लाना होगा, हजारों मुलाजमतें पैदा करना होगा। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि गजा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देखता हूं, हम गजा की तरक्की देंगे और लोगों को वहां बसाएंगे। नेतन्याहू के साथ मुलाकात में हमने हमास के खात्मे को यकीनी बनाने के तरीके पर भी तबादला ख्याल किया। गजा की दोबारा तामीर और उस पर कब्जा करने का अमल इन्हीं लोगों के जरिए नहीं होना चाहिए। हाँ, और उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो गजा पर कब्जा है के बयान पर आपको बताया हमने कि अक़वाम मुत्तहिदा का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी ये कहा गया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है वो मजबूत भी है और गैर मुतज़लज़ल है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी कहा कि गजा तनाज़े के हल की तलाशी में हमें मसाइल बदतर नहीं करने चाहिए, जिस पर उसके बाद फिर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी वजाहत दी और इसी तरीके से बातों का सिलसिला भी शुरू हुआ। इसी पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मंसूर जाफर साहब, माहिर मशरिक़ के वस्ता उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब, सबसे पहले तो गजा पर कब्जे का डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, हाउ डू यू सी इट सर? क्या ये नहीं आसान है जितनी आसानी से उन्होंने कह दिया है? और क्या आपको लगता है कि अमेरिका इसी वजह से फिर सपोर्ट कर रहा था इसराइल को गजा पर बमबारी का जो वक्त था उसके अंदर के, और उसके बाद फिर वो जो ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा भी पेश किया गया, तो इन सब चीज़ों में किस हद तक मुमासलत है? जी, इसमें कोई शक नहीं जी, ये जो एक पुरानी कब्जे की तारीख है अमेरिका की, ये उसी का एक नया तसलसल है और मैं समझता हूँ एक इंतहाई ही ब्रुटल किस्म का जो चैप्टर जो है वो अभी लिखने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और आप देखिए कि जिस खुशहाली का नारा लगा के इराक पर चढ़ाई की गई थी और वहाँ के लोगों को आज़ादी और जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए हमला किया गया था, आज आप इराक की हालत देख लीजिए। इसी तरीके से जिस तरीके से अफगानिस्तान में एक खुशहाली का चैप्टर खोलने के लिए वहाँ पे हमला किया गया, 20 साल बाद वहाँ पे तबाही और बर्बादी भी एक दास्तान लिखने के बाद आज अमेरिका जो है वहाँ से दुम दबा के भाग गया है। वियतनाम की कहानी आपके सामने है। तो अमेरिका का तो ये एक लिहाज से सेटल्ड किस्म की लगता है कि उनकी खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है कि जहाँ पे भी अमन है वहाँ पे तबाही लानी है। और अब आप देखिए कि इससे बड़ी बोधी दलील और कोई नहीं हो सकती कि हम गजा में जो बम बरसाए थे हमने, यानी अमेरिका इसराइल ने, उन बमों को नाकारा बनाने के लिए और वहाँ पे बड़ा तामीर और तरक्की का एक दौरा करने के लिए हम गजा पे कब्जा करना चाहते हैं। गजा पर तो कब्जा जो है इनडायरेक्टली अमेरिका ने आज से 75 बरस पहले ही कर लिया था कि जब इसराइल जैसी नाजायज रियासत को उन्होंने सफारती और सियासी हमायत और उसके बाद बड़े पैमाने पर मिलिट्री जो सपोर्ट जो है वो फराहम की, जिसके बाद अमेरिका ही का कब्जा। और आप देखिए इस पूरी जंग के दौरान जिस तरीके से रोज़े अव्वल से अमेरिका और उसका अस्करी लाओ लश्कर जो है वो इस जंग की सपोर्ट करता रहा, इसकी पुष्टिबानी करता रहा, कि उसी का नतीजा है कि ये जंग इतनी तवील गई है 15 माह तक। और सब्र और हौसला और सबात तो और सलाम तो उन फ़लस्तीनियों को पेश किया जाना चाहिए कि जिन्होंने अपनी जानों पे ये जंग झेली है। और उसके बाद जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ है
तो जिस गजा से उन्हें दूसरे मुल्क को मुंतकिल करने की बात की जा रही है, वो तो उस गजा के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बेदखल होने के लिए तैयार नहीं है। तो कुजा उर्दन और मिस्र या किसी तीसरे मुल्क जाने के हवाले से कैसे आप फलस्तीनियों को राजी कर सकेंगे? और फलस्तीनी इस कता अर्जी पर जो है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पर रिहाइश रखे हुए हैं। वो समझते हैं कि उनका ये बेस कैंप है जहां से उन्होंने अपनी जो किबला अव्वल बैतुल मक़दिस की आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसको लॉन्च करना है। वो कोई यहाँ पे इस तरह इस नौयत की एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के तौर पे इसको ओन नहीं कर रहे हैं, वो इसे एक इस्लामी वक्फ के तौर पे जो है उनकी अटैचमेंट है। और यही वजह है कि उन्होंने रूखी सूखी खा के अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा के, लेकिन उन्होंने इस जगह को छोड़ने, और ये कोई पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस नौयत की माजी में जो इस इसराइली रियासत की तश्कील देने वाले जो इंतहा पसंद ग्रुप थे उनकी तरफ से भी इसी नौयत के ट्रांसफर के प्लान जो है वो जॉर्डेनियन, ट्रांस जॉर्डन और दरिया उर्दन के फलां जगह चले जाए फलां। और अब आप देखिए कि इतनी नाकाबिल अमल तजवीज़ ये दी गई है, उन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त मिस्र जाहिर है उन्हें अपने कोई सेटल्ड इलाकों में तो नहीं लेके जाएगा। अगर उन्हें सहराए सीना में आपने सेटल करना है तो उसका टेम्परेचर अब अगर आपको पता हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि आम दिनों में भी तकरीबन 50 डिग्री के करीब उसका टेम्परेचर चला जाता है। तो वहां पे वो इंसानी रिहाइश के लिए वैसे ही नाकाबिल अमल है। और जहां तक इसराइल इन ऐलानात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इससे खुद मिस्र अमेरिका का जो वादी अरबा का जो पैक्ट है जिसके तहत उर्दन के सफारती ताल्लुकात कायम हुआ, और इसी तरीके से जो कैंप डेविड अकॉर्ड जो मिस्र के साथ हुआ, वो खुद खतरे में दिखाई देता है क्योंकि ये दोनों मुल्क इस वक्त इंतहाई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हैं। दाखिली तौर पे उन्हें शदीद एहतजाज और सख्त सुस्त कहा जा रहा है कि आप तो मंसूर साहब, अब तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड में भी दीगर ममालिक को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो रद्द अमल आ रहा है वो सिर्फ इस्लामी ममालिक की जानिब से नहीं आ रहा, बल्कि हम देख रहे हैं कि चीन की जानिब से तो आ ही रहा है, उसके साथ फ्रांस, रूस, बरतानिया और जर्मनी भी अब इस पर आमादा नजर नहीं आता है और वो इसकी मुखालफत करता हुआ दिखाई देता है। मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है उनकी जानिब से भी, बल्कि कल ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का भी बयान आया था इसके खिलाफ। तो इस पर क्या कहेंगे आप? यकीनन जी, तमाम जितनी भी इस वक्त सोचने समझने वाली दुनिया है वो यकीनन इस बात का बरमला इजहार नहीं करती कि इस वक्त जो एलिफेंट इन द व्हाइट हाउस घुस गया है वो किसी तरीके से सारी दुनिया का अमन ताराज ना कर दे। क्योंकि आप देखिए कि जो जंगों के खात्मे का ऐलान करके आए थे वो तो उससे बड़ी जंग जो है उसके पेशखमे तैयार कर रहे हैं, उसके लिए राह हमवार कर रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने आते ही जिस तरीके से एक तजारती जंग छेड़ दी, मैक्सिको पे पाबंदियां लगा रहे हैं, इसी तरीके से कनाडा को अपनी 51वीं जो रियासत बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, इसी तरीके से पनामा कनाल को होल्ड करने की बातें कर रहे हैं, अब ताइवान को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में और आप देखिए कि एक ही बयान, यानी ये जो अभी रद्द-ए-अमल आया है, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप खुद उसी तरीके से ये रिवर्सल पे जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने ये मैक्सिको, ताइवान और पनामा कनाल के मामले पर रिट्रीट दिखाई है, क्योंकि जो रद्द-ए-अमल उन्हें वहां से देखने को मिला। क्योंकि देखिए आज के दौर में आप अगर कोई लाओ लश्कर के साथ किसी मुल्क पर हमला ना भी करें तो जो इकोनॉमिक जो आपकी सैंक्शंस हैं और जो आपके इकोनॉमिक इक़दामात हैं उसके मैक्सिको की जो सदर है वजीर आज़म, उनकी तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि 7 मिलियन लोग अक्रॉस द दीवार भी रहते हैं, आप दीवार बनाइए, हम आपकी तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकाट करेंगे, आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो छठी का दूध याद आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बाइकाट कैसे किया जाता है। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम दुनिया को कम से कम इस नौयत की तो स्ट्रेटेजी जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर वो जंग नहीं लड़ सकते, असला नहीं किसी को दे सकते, किसी के साथ मिलिटरीली नहीं खड़े हो सकते, तो कम से कम जो बड़े बड़े ऐलानात हमें अरबों मुल्कों की तरफ से देखने को मिलते हैं कि हम इतने बिलियन डॉलर की वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो आपके मुसलमान भाइयों का खून बहाता है और उनको तहकीक करता है? इसका क्या आप सही कह रहे हैं, बयानात से आगे ठोस इक़दामात की जरूरत है। अच्छा मंसूर साहब, जिस तरह से अभी वजाहतें भी आनी शुरू हो गई हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा, तर्जुमान व्हाइट हाउस की भी वजाहत आ गई है कि तामीर नौ के नाम पर होगा जो कुछ भी होगा। अब ये जो सारी सिचुएशन है, इस बयान के बाद आप देखते हैं कि जो जंगबंदी की सूरत हाल है वो कायम रहेगी या फिर इस मुआहदे को भी नेतन्याहू सबताश कर देंगे? क्विकली जरा बताइएगा। जी आप देखिए, जो नेतन्याहू जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने इस सीज फायर के फौरन बाद से ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं इस सीज फायर को होल्ड होता नहीं देख सकता, इसको आगे चलता हुआ नहीं देख सकता। होना तो ये चाहिए था कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फायरबंदी का जो दूसरा मरहला है उसकी मोडालिटी करते, उस पर बात करते, उस पर तो उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो खित्ते में अमन नहीं चाहते, वो यहाँ
जंग का दौर दौरा हमेशा देखना चाहते हैं और इसी जंग के बलबूते पर जो है वो अपनी अमेरिका की और इसराइल की इस इलाके पे सियादत देखना चाहते हैं। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कल खबर छपी है वो रोंगटे खड़े करने वाली है कि उन्होंने अमेरिकी जो हाउस है और जो सेनेट है वो एक कानून पास करने जा रहा है कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसको सरकारी करस्पॉन्डेंस में वेस्ट बैंक ना लिखा जाए बल्कि उसे यहूदिया और सामरा लिखा जाए, जो बुनियादी तौर पे इसराइल का नाम नहाद रियासत का नाम है जो ये दो खित्तों पर मुश्तमिल थी। तो वो तो इस पूरे खित्ते को ही जो है वो यानी हड़प करने के चक्कर में है और इसकी इस्लामी और जो भी तारीखी शनाख्त है उसको मिटाने के दर में है। इसमें अमेरिका और इसराइल बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और मंजर करने के लिए। इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पेश खैमा है इसराइली वजीर आजम और अमरीकी सदर की, उससे भी पता चलता है कि उनकी पॉलिसी क्या होने वाली है। और इसके अलावा उनके बयानात तो आपके सामने हैं जिस पर रद्द-ए-अमल सारी दुनिया से आ रहा है, ना सिर्फ इस्लामी ममालिक से बल्कि दीगर ममालिक भी अब इसके खिलाफ इस मनसूबे को मुस्तरद करते चले जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपसे करने लगे हैं, वो है जी पोलियो मुहिम के हवाले से। एक बार फिर से 2025 की जो पोलियो मुहिम है वो तो शुरू हो गई है। जो पोलियो मुहिम हमेशा से शुरू होती है और उसके आगे फिर कितनी ज़्यादा मसाइल पोलियो वर्कर्स को फेस करना पड़ते हैं ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग की जो तारीख है वो डेफिनेटली अज़्म इस्तकामत की जो बेशुमार कहानियाँ है ना पोलियो वर्कर्स की उनसे भरी हुई है। और इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स जो और पोलियो की जो टीम्स हैं उनकी कुर्बानियों को हम वही कह रहे हैं कि वो नाकाबिले यकीन दास्तानें हैं। पोलियो से जो मुतासरा फ़र्द होता है ना उसका दर्द सिर्फ वो और उसके वालिदैन ही सही तौर पर महसूस कर सकते हैं। लेकिन अफसोस का पहलू यहाँ पर ये है कि पोलियो वर्कर उनके दरवाजे पर जब दस्तक देते रहे और उसका फ़ायदा नहीं उठा सके, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर बच्चों को कतरे ना पिलाने पर होने वाला जो पछतावा है वो ना तो बीमारी के असरात को मिटा सकता है और ना ही बच्चों की जो सेहत है उसे किसी भी तरीके से बहाल कर सकता है। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 73 केसेस सामने आए थे और ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। ऐसे में हम सबकी अब जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को भी कतरे पिलाएं और अपनी हद तक जितना हो सके लोगों को भी इसकी तरगीब दें। और अब पोलियो के जो खात्मे का मिशन है वो शुरू हो चुका है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जो है वो जारी है और ये 7 रोज़ा पोलियो मुहिम है जो कि 3 फरवरी से 9 फरवरी तक जारी रहेगी। और आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। और देखिए हम कितनी बार मीडिया के थ्रू आपको फराहम करते हैं। इवन वजीर आजम भी अपने बयान में कई बार कह चुके हैं कि पोलियो वर्कर्स के साथ आपका जो सलूक है वो ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो आपकी खिदमत करने के लिए मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे नाखुशगवार वाकयात हो जाना ये काबिल तशवीश बात है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी PPA पंजाब डॉक्टर नासिर राना मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप किस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं पोलियो को लेकर? 2024 की कारकर्दगी कैसी रही और 2025 में क्या इकदाम करने वाले हैं? देखिए जी, जो पोलियो का मिशन है, जो पोलियो के प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि अब हम तो बार बार यही पैगाम एक देते हैं कि जहां तक पोलियो कैंपेन का ताल्लुक है पेन चलाते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है, जो वैक्सीनेशन है, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हमारा प्लान और प्रोग्राम है, हमारी डिज़ायर है कुछ अरसे से कि जो रूटीन के EPI है वो लोग पूरा करवा लें। अगर वो पूरा करवा लेंगे तो शायद हमें इसमें से निकलने में बहुत आसानी होगी, जो कि वो पाकिस्तान के बहुत से मुल्कों शहरों में और स्पेशली जो फार ऑफ एरियाज़ हैं, इवन जो बलूचिस्तान के, सिंध के, वहां पे ये रूटीन की वैक्सीनेशन पूरी नहीं होती। जब वो पूरी नहीं होती तो फिर ये हम पोलियो कैंपेन्स चलाते हैं जिसमें हमें उतनी कामयाबी नहीं मिल रही। सही है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन का होना भी और पोलियो ड्रॉप्स का भी पीना, तो अगर दुनिया में हम देखें सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे 2 ममालिक हैं जहां पर पोलियो के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि ये केसेस काफ़ी कम हो गए थे, मतलब, और पिछले साल के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोटे, ख़ासतौर पर 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए पोलियो ड्रॉप्स पीना, और ख़ासतौर पर जो टीम्स के साथ हमारा खुद सलूक होता है वो कितना ज़्यादा मैटर करता है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की हेल्थ के लिए पोलियो ड्रॉप्स लेना? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछले कुछ साल पहले ये नंबर काफ़ी कम हो गया था, इवन डबल फिगर में भी नहीं गया था।
इस साल तो आपने देखा है, पिछले साल तो 73 प्लस, मतलब वहां तक चला गया नंबर, बहुत ज्यादा नंबर हो गया। और उससे ऊपर जो एक ट्रेजेडी है या अलमिया है वो ये है कि जो हमारा सीवरेज वाटर है, जहाँ से जिसको हम कहते हैं जी सीवर वाटर के नमूने लिए गए हैं, वहां पे उसमें जो है वहां पे भी पॉजिटिव केस आए हैं बहुत सारे। और जिसकी वजह से जब वो पॉजिटिव उसमें पॉजिटिव आएंगे तो इसका मतलब है कि वायरस कौन सा है, वाइल्ड वायरस है, वो सर्कुलेशन में है। और वो सर्कुलेशन में है और जिसकी वजह से किसी भी वक्त किसी को पोलियो हो सकता है। अब उसमें दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 कंट्रीज ऐसे रह गए हैं, बाकी मुल्कों ने इसको खत्म कर लिया। बाकी मुल्कों ने असल में ना इसको रूटीन की जो इम्यूनाइजेशन है ना, वैक्सीनेशन, जिसमें पोलियो का इंजेक्शन भी लगता है, वो जब लगते रहे ना बच्चों को, तो उसमें उनकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर हो गई कि उनको पोलियो ऑलमोस्ट वहां पे उन मुल्कों में तो खत्म हो चुका है। देखिए दुनिया के 192 कंट्रीज हैं जिन्होंने पोलियो को खत्म कर लिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 कंट्रीज रह गए हैं। तो अभी तो हमारा मजीद डर ये है कि अभी बहुत सारे जो सैंपल लिए जाते हैं पानी के, उसमें से भी प्रॉब्लम आ रहा है। उसमें हमें यह करना यह है कि पेरेंट्स से हमारी गुजारिश ये है, हमेशा से रही है, कि उस पानी, अगर पीने के पानी को बॉयल करके पिएं या कहीं से साफ पानी या फिल्टर वाटर इस्तेमाल करें, ताकि अगर इन केस उस पानी में पोलियो का वायरस पाया भी जा रहा हो तो उनकी फैमिली में, उनके बच्चों तक ये स्प्रेड ना कर सके। जरा क्विकली इस हवाले से बताइएगा कि पोलियो की अगर उम्र निकल जाए पोलियो के कतरे पे लाने की, तो क्या बाद में बड़ी एज में भी पोलियो के कतरे पिए जा सकते हैं और इसे बार बार पिलाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये मिथ्स बस कीजिएगा। जी देखें, एक तो वो जो है ना कि उम्र गुजर जाए। अब जो भी कंट्रीज है ना जहां पे ये पोलियो की वैक्सीनेशन की जाती है बार बार शुरू में, तो 5-6 साल की उम्र तक वो सारे ऑलमोस्ट आप समझ लें कि इम्यून हो चुके होते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़त इतनी हो चुकी होती है कि उनको उसके बाद पोलियो के कतरे पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और उसके बाद उनको पोलियो होने का कोई खदशा नहीं रहता। लेकिन अब देखें, जब जैसे ट्रेवलिंग में इवन जब उम्रा या हज के ऊपर भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने बड़ों को भी कहा था कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं, वो उन्होंने इस प्रिजम्पशन पे किए थे कि शायद यहाँ के लोगों ने 5 साल की उम्र तक प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी इन लोगों की, और इन लोगों में शायद कुव्वत मुदाफ़त ना हो, या ये शायद कैरियर हो, पोलियो वायरस इनके अंदर हो, वो वहां पे स्प्रेड ना कर दे, इसलिए उन्होंने कहा था बड़ों को भी पिलाएं। अदरवाइज रूटीन में बड़ों को पिलाने की जरूरत नहीं होती। सेकेंडली, जो बार बार पिलाने से ये है कि इसका एक दफा कुव्वत मुदाफ़त जो थोड़ी सी बढ़ती है, दोबारा ड्रॉप्स देने से वो मजीद स्ट्रांग होती है और फिर मजीद स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन इसका अदरवाइज कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया ने इसी तरह इसको खत्म किया जो मैस लेवल के ऊपर, ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नासिर राना हमारे साथ मौजूद थे। 2 कतरे हैं पोलियो के, डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं, हुकूमत भी कह के थक गई है, हम भी मीडिया से आपको कह कर थक गए हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब पोलियो की टीमें आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं ना, तो वो आपके मुस्तकबिल को बचाने के लिए दस्तक देती हैं। खुदारा दरवाजा खोलिए और 2 कतरे पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो जरूर अपने बच्चे को पिलाइए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। सेगमेंट सफर है शर्त में आज वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं ज़राअत में मोनोकल्चर और उसके मनफी असरात पर। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। ज़राअत जो है वो बहुत ही एक कदीम एक मामला है, यानी एग्रीकल्चरल एरा का अगर हम देखते हैं तो उसका हमारे कल्चर पे बड़ा अहम असर रहा, और सिर्फ कल्चर पे नहीं, मतलब उसके कल्चर के डिफरेंट डायनामिक्स, इसका हेल्थ के फैक्टर को अगर हम लें, मुख्तलिफ फैक्टर्स को अगर हम लें, तो उसका बड़े गहरे असरात रहे हैं उन पर। मौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है गिलगित में और उनके डायरेक्टर हैं खादिम साहब। अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहाँ पर पुरानी ज़राअत के हवाले से जब हम उनजा या मुख्तलिफ रीजन्स को देखते हैं, हमारे पास फुटेजेस जो हैं वो तकरीबन 70-80 साल पुरानी, 90 साल पुरानी भी फुटेजेस आ जाती हैं। तो हमने देखा है कि ऑल ऑफ सडन वो सारी चीज़ें चेंज हुई है। सिर्फ यहाँ नहीं, ऑफ कोर्स हर जगह पे, पंजाब में भी हुई हैं। आपने कुछ मौलियात के हवाले से या इन चीज़ों के हवाले से कुछ चीज़ें नोट की हैं कि एग्रीकल्चरल ये जो टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें चेंज होने से कुछ असरात ऐसे मुरतब हुए हैं मनफी? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट या APS एफिलिएशन के अलावा मुझे ज़राअत से बहुत ज़्यादा शौक़ भी है, शगफ भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी चीज़ों को
दोबारा से करें। गिलगित बल्तिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ है कि हमने जो एग्रीकल्चर के अंदर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी सोचे समझे उस सोच समझ के हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को मोनोकल्चर में कन्वर्ट किया सबसे पहले। ठीक है। मोनोकल्चर मीन्स एक ही फसल की को हमने काश्त किया ओवर द इयर्स। पंजाब में फिर भी रोटेशन है वहाँ पर जो एनवायरमेंट क्लाइमेट कंडीशंस है। मेरा ताल्लुक तलगंग चकवाल से है, तो हमारे यहाँ मूंगफली जब आई ना तो फिर वो बहुत ज्यादा मतलब सिलसिला हुआ है। लेकिन फिर भी आप वाली बात ठीक है कि वो रोटेशन भी है, रोटेशन है क्योंकि वो आपके वहाँ जो मौसम है थोड़े से बेहतर है। हमारे यहाँ सिंगल क्रॉपिंग जोन है। इसको मैं थोड़ा सा आप इजी नाजरीन के लिए बताऊँ तो गिलगित बल्तिस्तान में जो अपनी हमारी इंडिजिनस एक साइंस थी, लोगों की नस्ल दर नस्ल जो हमारी चलती आ रही थी, उस इंडिजिनस नॉलेज के तहत लोग करते ये थे कि यहाँ पे जो एरियाज़ हैं माउंटेनियस लोअर एलिवेशन से लेकर अपर तक जो क्रॉप्स यहाँ पे काश होती थी वो अब यहाँ पे नहीं हो रही है। मसलन हमारे यहाँ फाबा बीन्स बहुत एक सुपर फूड है जो यहाँ पे बहुत कॉमन काश होती थी। अच्छा, बकवीट हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन क्रॉप थी, वो काश होती थी हमारे यहाँ। अच्छा, इसी तरह जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन नाम क्या है? बकवीट को हम लोकल बरू कहते हैं। अच्छा, ये जो फाबा बीन्स हैं या ब्रॉड बीन्स हैं उसको बुकक लोकल या स्टोरी शना और गिलगिती में यहाँ पर हर रीजन की डिफरेंट है। इसी तरह जो हम काश करते थे मकई बहुत कॉमन होती थी। ये वो क्रॉप्स थी जो यहाँ पे कॉमनली प्रैक्टिस होती थी, अब बहुत कम होती हैं। मसलन हुआ यूँ कि कुछ 80s के बाद जब ये कुछ NGOs और एग्रीकल्चर इनोवेशंस शुरू हो गई तो हमारे यहाँ पोटैटो को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया, उसको ज़्यादा अहमियत दी गई कि जी पोटैटो एक कैश क्रॉप है, उसकी वजह से आप की इकॉनमी बेहतर हो सकती है, उसको आप सेल कर सकते हैं। बेशक उससे कुछ पैसे जनरेट होते थे, लेकिन जो लोकल क्रॉप्स थी जिनकी इकनॉमिक और ह्यूमन हेल्थ वैल्यू और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। मसलन जो लीगमस प्लांट्स हैं उसमें मकई या जो फाबा बीन्स हैं उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो आपकी एयर के अंदर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं खाद में। अच्छा, तो आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी और आपको वो कम पानी में ग्रो करने वाली क्रॉप्स हैं और सैंडी सॉइल के अंदर। अब हुआ यूँ कि जब वो मोनोकल्चर प्रैक्टिस हुआ, आलू हमने इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब आलू जो है उसको मैक्सिमम पानी चाहिए, उसमें मैक्सिमम इनपुट चाहिए, आपने लेबर करनी है, उसमें आपने फर्टिलाइज़र भी देना है, आपने पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करना है। तो ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में मैक्सिमम जो लैंड डिग्रेडेशन भी हो गई इसकी वजह से। दूसरा जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसके इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब फाबा बीन्स जो है ये अब कभी उसको आप गूगल कीजिएगा तो उसमें तमाम एसेंशियल मिनरल्स, मल्टी वाइटामिन्स, आयरन रिच, और सर्दी में हमारे यहाँ ये बॉयल किया जाता था, उसकी रोटी बनती थी मिक्स, इसमें जो गंदम और ये जो ब्रॉड बीन्स इनको पीस के एक रोटी बनती थी जिसको हमारे यहाँ मिक्स रोटी मिशारिटी की, तो जो एक सुपर फूड। अब ये जो यूनिसेफ या WHO के यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मल न्यूट्रिशन के लिए, जिसमें हम मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स देते हैं और ये वही सप्लीमेंट्स है जो इसके अंदर हैं। अब इसमें नेचुरली एक और इसकी एक अहमियत ये थी कि इसमें डोपामिन रिच है ये नेचुरली। तो ये जो हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं, हेल्थ के इशूज़ हैं, सोसाइटी इशूज़ हैं, अच्छा मिनरल्स की, मल्टीवाइटामिन्स की डिफिशिएंसीज हैं, स्टंटनिंग का इशू है, ये सारे इनके साथ लिंक्ड हैं। क्योंकि हमने जो एक बैलेंस डाइट थी उसको हमने शिफ्ट किया, जो एक बैलेंस क्रॉपिंग पैटर्न था एरिया के हिसाब से कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप हमने काश्त करनी थी वो हमने शिफ्ट किया बगैर किसी रिसर्च के। तीसरा सर इसमें ये हुआ कि जो सीड्स हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ जगहों से वो सर्टिफाइड नहीं है। तो ये जो पेस्ट का अटैक उनके साथ सीड्स के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब गिलगित में शहर में मुझे जब हम 90s में थे गिलगित में अनार, सेब, नाशपाती बहुत बेहतर होता था। अब ये गिलगित में सेब और नाशपाती गिलगित शहर में मुश्किल से होता है, पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से इसकी यील्ड बहुत कम है। तो ओवरऑल एक इस तरह का सिलसिला है जो इसको रुकना चाहिए अभी। तो अभी मतलब ये जो ज़राअत के हवाले से जितनी आपने बात की है, इसको अगर रिवर्स चलिए दोबारा से पीछे जाएं तो अब हो सकता है कि उन फसलों को जिनको तर्क किया गया अब उनकी वैल्यू मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं ज़्यादा हो और वो पोटैटो से ज़्यादा आपको कैश दें, ज़्यादा बेनिफिशियल, ऐसा हो सकता है। ऐसा अभी
पोटैटो नॉर्मली हमारे यहाँ अक्रॉस जीबी काश होता है। सो मैं इसमें एक फिक्र ऐड कर दूं, मैं बेसिकली वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ जिस तरह पशु में या मुख्तलिफ जगहों पे वो जो झाड़ी होती है, बिल्कुल जी सिबकथॉर्न किसी ज़माने में हो सकता है कुछ भी ना हो, अभी बहुत सिबकथॉर्न बहुत कुछ है, तो उस सवाल से सर इसी तरह जैसे आपने बताया आलू जो लोकल हमारे यहाँ इंडिजिनस लोकल एक आलू था जो रेड था, छोटा था, उसमें टेस्ट उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा थी। अब ये जो पोटैटो आया है जो बाहर से सीड, ये हाइब्रिड और इस तरह के हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, टेस्ट भी बहुत कम है और जल्दी ये डिटोरिएट होता है। दूसरा जो आपने बताया कि आलू की एक जब तैयार होता है एक बोरी जिसमें 100 kg होता है ऑलमोस्ट, उसकी मैक्सिमम प्राइस 7,000 से ऊपर नहीं जाती। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में चूंकि जब आप आलू काश्त करते हैं तो आपके पास एक फूड चेन डिस्टर्ब होता है, इसमें जो लाइव स्टॉक के लिए भूसा या उसके लिए जो खुराक थी वो खत्म हो गया। आलू से आप लाइव स्टॉक को फीड नहीं कर सकते। अब जब फावा बीन आप काश्त करते हैं, जो काश्त करते हैं, मकई काश्त करते हैं, गंदम काश्त करते हैं, तो उसमें आपकी जो ह्यूमन नीड है गंदम की शक्ल में, बीन्स की शक्ल में, वो भी पूरी होती है और दूसरा उसका जो रेजिड्यू है भूसे की शक्ल में जानवरों की जो चारा है वो भी पूरा होता था। ठीक है। अब फावा बीन्स गिलगित में उसकी प्राइस है 500 kg, 500 रुपये पर केजी, और एक बोरी फावा बीन्स ऑलमोस्ट आपके 50,000 का पड़ता है। और उसमें आपकी आलू से बहुत हो गए, उसमें आपकी लेबर भी बहुत कम है, उसमें आपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी नहीं करना है, आपने खाद का इस्तेमाल भी नहीं करना, आलू को वो भी इनपुट देनी है आपने। दूसरा जो बकवीट है, इस वक्त कल 2 दिन पहले स्कर्दू में पहली बकवीट मिल इनॉग्रेट हो गई है और स्कर्दू में कुछ एरियाज में ये काश भी हो रहा होता है। बकवीट की इस वक्त पर केजी प्राइस बहुत सारे ऑनलाइन इदारे हैं, चिल्तन प्योर है, ये ग्रैनीज किचन है, उसमें आप सर्च कीजिएगा तो 1200 से 1800 kg पर केजी। मैं अपने बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ। इसका मतलब जो लोग इस्तेमाल आलू काश्त कर रहे हैं उनको हो सकता है कि कम इल्मी का जी हो सकता है ना, तो वो कि ये आपकी जिम्मेदारी तो नहीं, आपकी इदारे की, बहुत सारे इदारों की जिम्मेदारी है इसमें, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरा मतलब नहीं आपकी हो सकता है डायरेक्टली ना हो, ना नहीं है, बिल्कुल मालियात को तहफ़्फ़ुज़, लेकिन फिर भी मेरा मतलब इसकी अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, आगाही में होनी चाहिए। ये कुछ हो रही अभी थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उनको अभी जब से ये इसके इश्यूज आ गए हैं, क्योंकि जब मोनोकल्चर होता है ना तो उसमें बहुत सारे पेस्ट का अटैक होता है। आप इंटरक्रॉपिंग करें, डाइवर्स क्रॉपिंग करते हैं तो पेस्ट का साइकिल ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होता है। दूसरा सर आपने बताया कि जैसे हमारे यहाँ कुछ वो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर अदर देन आलू के साथ कुछ वो चीज़ें थी जिसको पहले लोगों को पता ही नहीं था, अब वो लोगों को मालूम हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा इकनॉमिक वैल्यू। मसलन अब एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ कुछ वीड्स या कुछ हर्ब्स वो हैं जिसकी इकनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मसलन हमारे यहाँ नालों के साथ, ग्लेशियर्स के साथ, स्ट्रीम्स के साथ एक झाड़ी ग्रो होती है जिसको हम नॉर्मली उसको सिबकथॉर्न कहते हैं। जी। सिबकथॉर्न न सिर्फ उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं बल्कि ह्यूमन हेल्थ के लिए सिबकथॉर्न का जो फ्रूट है उससे न सिर्फ आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका जूस, उसका पल्प, जैम भी बनाते हैं और ये न सिर्फ पशु में, स्कर्दू में एक बहुत बड़ा इदारा है, वो भी यही काम कर रहे हैं। स्कर्दू में PCSIR का इदारा है जो ये काम करता रहा है और ये अवेयरनेस लोगों को देने की नीड है। अभी रिसेंटली उसी हुंजा से पहले नगर आता है, हम एक ETI का प्रोजेक्ट है, वहाँ पब्लिक हेयरिंग थी। ये जो आप कभी गए तो राकापोशी का जो एरिया है, नगर राकापोशी जो गुलमित से पहले, गुलमित के साथ वहाँ पे आप यकीन करें बक इसके सिबकथॉर्न और एक और यहाँ पे शब है इसी तरह की जिसको हम बारबेरिस कहते हैं, इसके इतने ज़बरदस्त दरख्त और इतना ज़बरदस्त उसमें फ्रूट लगा था। अगर उसी फ्रूट को प्रोसेस करके लोग सेल करें तो न सिर्फ करोड़ों कमा सकते हैं बल्कि उनकी इकनॉमिक हालत बेहतर हो सकती है और ये जो मेडिसिन के ऊपर हमारा जो बर्डन है वो बहुत कम हो सकता है। और ये इंडिजिनस नॉलेज है, लोगों की मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए ये इस्तेमाल करते रहे हैं। ये जो हुंजा की आपने एग्जांपल दी, लास्ट टाइम हम हुंजा जो ऑफ टू रिजॉर्ट के साथ साथ एक झाड़ी है इसी तरह की, उसको जैपनीज सिल्वर बेरी कहते हैं। तो पुराने ज़माने में हुंजा के लोग उसको ड्राई करके पीस के उसका आटा बनाते थे और वो जो जापानीज सिल्वर बेरीज है उसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं जो एंटी कैंसर हैं, एंटी डायबिटिक हैं। तो पुराने ज़माने में हुंजा के लोगों की एज बहुत अच्छी थी, हेल्थ बहुत अच्छी थी। अब हुंजा में भी कैंसर का रेशो बहुत ज़्यादा है, स्टोर में भी, हर जगह। क्योंकि हम मोनोकल्चर जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता, तो हम वो सब्सिडी वाली गंदम की रोटी, हम टोटली हमारा डिपेंडेंस ही गंदम की रोटी के ऊपर है। हम मकई की रोटी नहीं खाते, हम बकवीट नहीं खाते, हम जौ की रोटी नहीं खाते। तो ये पंजाब में फिर भी कुछ डाइवर्स क्रॉपिंग होती है, लोगों को फूड हेल्थ हैबिट्स का पता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से
डिजीजेस भी हैं, एग्रीकल्चर भी तबाह हो रहा है, और एग्रीकल्चर की वजह से आपका जो जब ये आप डाइवर्स क्रॉपिंग करते हैं ना, तो आपका ग्रीन हाउस गैसेस को सिंक करती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की कुछ एमिशंस हैं, वो भी रेगुलेट होती हैं। थैंक यू सर। मोनोकल्चर का नाज़रीन यही मामला है कि जब आप किसी मोनोकल्चर उसमें जाते हैं तो एक तन आसानी, या आप यूँ समझिए कि कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, साइकिल में खास चले जाते हैं। उस कंफर्ट जोन को इंसान तोड़ना नहीं चाह रहा होता, लेकिन अगर वो कंफर्ट जोन को तोड़ता है तो बाहर जो नॉलेज है, बाहर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, बाहर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। और जिस तरीके से अगर वो उसी कंफर्ट जोन के अंदर रहेगा, और उस पूरा ये जो मोनोकल्चर के जिस तरह इन्होंने बताया कि जो नुकसानात होते हैं तो वो किस कदर ज़्यादा हैं। गिलगित बल्तिस्तान इस हवाले से तो बहुत बेहतर है कि जो ज़राअत में वैल्यू एडिशन का मामला है वो मेरा ख्याल है कि बाकी जितने भी सूबे हैं उनसे तो बहुत आ गया। मैंने जिन इनके फ्रूट्स से लेके इनकी जितनी भी चीज़ें जिनमें ये वैल्यू एडिशन करते हैं, उसकी बहुत खूबसूरत पैकेजिंग है, स्कर्दू के अंदर भी, हमजा के अंदर भी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीज़ परवरिश पा रही है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस ज़राअत के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए सफ़र है शर्त। एक्सप्रेसो जी, अब आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक MMA फाइटर से जो हुकूमती सरपरस्ती के बगैर और इंतहाई महदूद वसाइल के साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में आलमी चैंपियन बनकर मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। ये उनसे आपकी पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले भी एक्सप्रेसो में हम आपसे उनकी बहुत बार मुलाकात करवा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट आगा कलीम की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों आज़रबाईजान में मुनाकिदा एशियन MMA चैंपियनशिप में शानदार फतह अपने नाम की है। और आगा कलीम ने सिर्फ 48 सेकंड्स में 48 सेकंड्स में हरीफ को नॉकआउट करके एशियन MMA चैंपियनशिप में पाकिस्तान का जो सर है वो फख्र से बुलंद कर दिया। इससे पहले भी आगा कलीम 4 बार इंटरनेशनल चैंपियन, 2022 के एशियन चैंपियन, 2023, 2024 के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सब उन्होंने महदूद वसाइल में अपनी मेहनत के बलबूते पर अचीव किया। मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। आगा कलीम, बहुत शुक्रिया मिलने के लिए, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। कलीम, अमेजिंग है इस वक्त आपने जितने मेडल्स पहन रखे हैं और इतनी बेल्ट्स, लोगों को आपकी फाइट्स देखने से जो फुर्सत नहीं मिलती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पॉन्सर्स के शिकवे भी अपनी जगह पर बरकरार हैं। जब पहले आपसे बात हुई थी उस दौरान भी यही सूरत हाल थी, अब भी यही सूरत हाल लग रही है। तो पहले तो ये बताइएगा कि इतनी सारी फाइट्स, इतने सारे मेडल्स जीत कर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अपने वतन पाकिस्तान के लिए मैंने इतने सारे अचीवमेंट्स विन किए। इस वक्त मेरे गोद में 6 मेडल्स, 6 बेल्ट्स पड़े हुए। ये मुझे भारी यकीन करें, और 6 मेडल्स माशाल्लाह। नेशनली मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरा अंबार पड़ा मेरे पास। ये क्या बात है, जबरदस्त। पूरा अंबार विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नाम किए, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के। अगर मैं इनमें नाम लूं जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे इस इवेंट्स के लिए, अली परवेज भाई जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में टिकट करवाया, एसएम में टिकट करवाया, और एस अहमद भाई ने 2022 से लेकर अभी तक मुझे थामा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज एस अहमद भाई नहीं होते तो ये सारे मेडल्स बेल्ट मेरे कुछ भी नहीं होते। और मेरी कंपनी है माइको, उसके अलावा मेरी और कंपनी है ऑन ट्रसल, सर सलीम कारसाज और सर अली गिलानी का और सर वलीद भाई का। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होते ना, आप यकीन करें ये मेडल और ये बेल्ट ये आज मेरे पास नहीं होते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से मैंने जो है ना पाकिस्तान के नाम के पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया। आप यकीन करें इसमें मेरे गोद में पड़े हुए ना, ये तकरीबन मैं कहता हूँ 30 किलो मेरे पास पड़े, 30 किलो मेरे गोद में पड़े मेडल वगैरह। मगर अफसोस की बात है कि मुझे हर बात की तरह नजरअंदाज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ना कभी मुझे बुलाया है, ना कभी अप्रिशिएट किया है गवर्नमेंट ने। ये जितने भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह विन किए सब जो है ना पाकिस्तानी ओवरसीज जो है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है एस अहमद भाई, कोई जो है ना पाकिस्तान में बैठा हुआ है अली परवेज भाई, तो ये कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है वलीद भाई। तो ये सब उनकी बदौलत से। असल में जो है गवर्नमेंट मेरी वही है पाकिस्तान गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया। नहीं कि मैं कोई पश्तून या कोई हजारा हूँ या कोई बलोच हूँ कि उन्हें बोले बंदा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सपोर्ट, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई मेडल ला रहे हैं। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, प्रमोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब के सामने मैंने 2022 में सब किया कि 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एशियन चैंपियनशिप विन की, 2023 में विन की, 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की, और 2025 में विन की। इसके अलावा 2 बार मैं प्रो मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का, 10 टाइम ऑल सिंध चैंपियन, 10 ऑल कराची चैंपियन, 2 टाइम मिशेलिन चैंपियन, 4 टाइम इंटरनेशनल चैंपियन। बात है कि अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा है मुझे।
मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए हर एक बंदे ये को। बड़ा तो अनफॉर्चुनेट है आगा, ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही और माशाल्लाह से आप पूरी कौम का जो सर है वो फख्र से बुलंद कर रहे हैं। हमारी दुआ भी है कि आगे भी आप इसी तरीके से काम करें और डेफिनेटली जिस सपोर्ट के आप हकदार हैं वो भी आपको मिले। ये जो रीसेंट आपकी फाइट है जो आज़रबाईजान में ये जो शानदार चैंपियनशिप थी आपने अपने नाम की है, महज 48 सेकंड्स में आपने नॉकआउट किया। हरीफ आपका क्या बड़ा आसान था मतलब आपके लिए, या आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त थी कि सिर्फ आपको 48 सेकंड ही लगे? आप जरा मेरे हरीफ को चेक करें, जिस तरह वो एक्टिव था ना, वो मुझसे बहुत एक्टिव था, मुझसे बहुत स्ट्रॉन्ग था और वेट भी मुझसे 4 पर था। तो दौरान बिफोर फाइट ना वो मुझ पे ना ऊपर से वीडियो बना रहा था ना, मेरे पे कितने मीम्स बनते मेरे पे वीडियो बना रहा था, मेरे पे हंस रहा था, मेरे को ना थोड़ा एग्रेशन दिखा रहा था। और जब मैं रिंग में उतरा तो माशाल्लाह उसकी जो ना उनकी जो जिस्म थी माशाल्लाह बहुत बेस्ट थी, कंडीशन बॉडी कंडीशन भी बहुत बेस्ट थी। जिस तरह उन्होंने अपनी ना फाइट स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत बेस्ट खेला, तो वो मुझे फाइट में कह रहे कि आ जाओ क्लिप देखो, आप क्लिप नजर आए आपको, आ जाओ मुझसे लड़ो, मुझे थोड़ा एग्रेशन दिखा रहा था। तो वो दौरान मैंने किक पकड़ा और मैंने एक चिन यहाँ पंच बिठाया चिन पे, तो जिससे वो नॉकआउट हो गया 48 सेकंड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगा मुझे लगता है कि बहुत गलत आदमी को बुला रहा था आने के लिए, आपने 48 सेकंड में ही चित कर दिया उसको। लेकिन अब तो लोग आपसे, आपके दोस्त आपसे डरते नहीं है कि वन पंच मशीन, आप एक मुक्का मारते हैं तो हरीफ जो है वो होश खो बैठता है। तो वो मिसाल है भाई, शायद कुछ भी हो जाए। मैंने पहले सोचा हुआ था ये जो मेरी फाइट होगी, ये ब्लडी फाइट होगी। मैंने अपने जो मेरे कोच थे, जो मेरी टीम थी, मैंने बोला था कि भाई आप रेडी रहना, पायोडीन लेके कोई लेके और पटिया लेके, मैं जो फाइट होगा बहुत डेंजरस फाइट होगा और बहुत खून फाइट। वो जो जिस तरह मुझे एग्रेशन दिखा रहा था बिफोर फाइट और उसको चीज को मैंने दिल पे ले लिया था। तो जो पंच को लगा था ना, बड़ा जोर से लगा था यहाँ पर छीन पे, जिससे वो बेहोश हो गया था। तो आगा ये आपका जो हरीफ था ये था किस कंट्री से? ये अजरबैजान के आर्मी का कैप्टन था, उनके अजरबैजान का था। ओके, आपने होम ग्राउंड पे भाई 48 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। तो मेरे पास है फाइट के बाद बोला आई एम फ्रॉम आर्मी, कैप्टन आर्मी, और मैं 3 साल से और फिर मैंने इनको परचम उठाया, इनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी, इनके परचम पर मैंने घुमाया इनकी परचम को रिंग में। तो बड़ा खुश हुए, बड़ा मुतासिर हुए कि यार माशाल्लाह इन्होंने अपना परचम भी उठाया और साथ हमारे परचम वो शायद भूल गए थे कि आगा कलीम वन मैन आर्मी है और अकेले ही काफी हैं। लेकिन आगा इसके अलावा इतने सारे मेडल्स इंटरनेशनल नेशनल सतह पर आपने जीते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि रिकग्निशन उस तरह से ना हो। वैसे हम तो अपना खिदमत आपके सामने पेश करते ही रहते हैं और ये हमारे नाज़रीन तक पहुंचाते ही रहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म तो हाजिर है, लेकिन क्या आपको रिकग्निशन कहीं और से नहीं मिलती है? नहीं ना, मैं आपके तौसुफ से एक बार फिर अपील करता हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, देखो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हर बंदे से अपील करूँ, चाहे वो मेरी पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो मेरी सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो मेरी बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, मैं इन सब से अपील करूँगा कि भाई खुदारा मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, मैं ना कहीं सिंध के लिए, ना पंजाब के लिए, ना बलूचिस्तान के लिए, मैं इनके लिए नहीं खेलता हूँ। जब मैं खेलता हूँ अपना पाकिस्तान का हूँ तो अपने पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, मैं 24 करोड़ आवाम के लिए खेलता हूँ। वहाँ आप यकीन करें, जो वहाँ मैंने परफॉर्म किया, उन्होंने ये नहीं किया आगा कलीम कौन है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया कि ये बंदा आगा कलीम है, तो उन्होंने बोला ही फ्रॉम पाकिस्तान, ही नॉक आउट इन 48 सेकंड जस्ट फॉर पाकिस्तान, उन्होंने ये बोला है। तो वो जो पाकिस्तान का लक़ब मुझे दिया है, पाकिस्तान का भी उन्होंने परचम मैंने वहाँ बुलंद किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो अब मैं ये चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ, जो कामरान टसूरी साहब भी जो माशाल्लाह बड़ा प्रमोट कर सपोर्ट करते हैं अपने चैंपियनशिप को, यहाँ के जो कराची जो सिंध के मेयर है मुर्जा वहाब साहब से, मैं उनसे अपील करता हूँ खुदारा इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दे। चलो मैं ज़ाया हो जाऊँ, मसला नहीं, जो मेरी आने वाली नस्लें, हमारी जो यंग टैलेंट है उनको ज़ाया ना होने दे। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कामरान टसूरी साहब से, जो गवर्नर सिंध करता हूँ, हमारे जो कोयटा के वो अपने सरफराज भुट्टी साहब, उनसे अपील करता हूँ, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि खुदारा हमें ज़ाया ना करें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम आपसे एक टिकट मांगते हैं, हम आपसे उठलिंग मारते हैं कि हम वहाँ पर जाएं, पाकिस्तान को विजिट करें, आप लेने नहीं, अपने वफाद करनी, अपने वतन पाकिस्तान के लिए मेडल ला कर आए। आप शान है हमारी, आप पहचान है, आप हमारा मान है। आप जिस तरीके से आपने कहा कि परचम बुलंद किया आपने, और जब वो अपने गिर्द अपने उसको ओढ़ा उस परचम को, तो उससे तो पूरी कौम का जो है सर फख्र से बुलंद हो गया। और आपके जितने सपोर्टर्स हैं, जितने लोगों ने आपको इस सारी चीज़ों में सपोर्ट किया, आज तक के जर्नी में आपको सपोर्ट किया,
हुकूमती सरपरस्ती नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्राइवेट जो स्पॉन्सर्स है आपके, हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने ये जो हमारा टैलेंट है इसको इतना ज़्यादा आगे जाने का मौका भी दिया। और हमारी यही अपील गवर्नमेंट से भी है कि खुदारा, जिस तरह से भी आगा कलीम कह रहे हैं कि ये जो टैलेंट है इसे प्लीज़ वेस्ट ना होने दीजिए, क्योंकि जब ये कोई फाइट जीतते हैं वहाँ पर तो परचम जो है वो पाकिस्तान का ही बुलंद होता बिल्कुल, है। उनको और देखिए नाम जो भी अपने पाकिस्तान का ही मेडल्स और है। अपनी बेल्ट्स के बोझ तले ही दबे हुए हैं, Exactly. उनको देखिए तो सही, आप उनकी फाइट्स तो अलग से देखिए, उनके मेडल्स तो देखिए कि उनको सपोर्ट करना कितना जरूरी है। आगा अगली फाइट कहाँ है, कब है और उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है? अगली फाइट जो है मेरी मार्च में 9 से लेकर 19 मार्च तक 10 दिन की चैंपियनशिप चलती है। इसमें जो ना अमेरिका आती है, इसमें यूके आती है, इसमें ऑस्ट्रेलिया आती है, आर्मेनिया, जॉर्जिया, पूरे 40+ कंट्रीज आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो ये मुay थाई वर्ल्ड चैंपियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप विन किया है, 2024 का मैंने विन किया। अगर मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिली, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला 2025 में विन करूंगा, क्रिएट करूंगा इंशाअल्लाह। आप देखिए ना, जब हमारे जो जाते हैं ना इवेंट के लिए ना, तो हमारे वीजा होता है, ठीक है, वीजा का हमें वीजा परचेज करना पड़ता है, हमारी टिकट होती है 1-2 लाख की टिकट मिलती है, उसके अलावा आपको जो ना होटलिंग होती है 1 से 1.5 लाख की होटलिंग होती है, उसके अलावा आपकी प्रोटीन होती है, आपकी फाइट फीस होती है। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मैं एक भाई बोलता हूँ, अली परवेज भाई को, अली परवेज आप टिकट दो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने वतन पाकिस्तान के मेडल लेके आऊंगा। फिर बोलता हूँ रेडविश भाई सर आप प्लीज रेडविश भाई अपना टिकट करवा के दे, मैं जो ना होटलिंग का पाकिस्तान का मेडल। ये तो बिलाशुबा हमें पूरा यकीन है कि आप ऐसा ही करेंगे और हमारी सपोर्ट भी आपके साथ हमारे प्लेटफॉर्म से रहेगी और दुआ भी रहेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात कराते हैं इंतहाई मुनफरिद शख्सियत से, पाकिस्तान में वायरल होने वाले मुनफरिद सिंगर मोहम्मद बिलाल, जिनकी आवाज़ तो सुरीली है ही, उनका अंदाज भी लोगों को भा चुका है और उनकी वीडियोस में प्रैंक्स ऐसे दिलचस्प तरीके से किए जाते हैं कि शुरुआत में गुस्सा दिखाने वाला बंदा आखिर तक उनकी आवाज़ का दीवाना बन जाता है। जी हाँ नाजरीन, आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया पर प्रैंक्स करने वाले, गायकी के इश्तराक से दिलचस्प वीडियोज़ बनाने वाले गुलकार मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वायरल हैं आपकी वीडियोस सोशल मीडिया पर। ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, इस तरह का कंटेंट पहले मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं ऐसा कंटेंट बन रहा है या नहीं, कि जिस तरीके से पहले आप प्रैंक करते हैं और उसके बाद फिर अपने गाने से आप उन्हें राम कर लेते हैं, लाइक वो महव हो जाते हैं आपके गाने में। ये आइडिया आया कैसे आपको? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर प्लेटफॉर्म, एंड सेकेंडली ये है कि बस देखें, म्यूज़िक का शौक़ तो मुझे काफ़ी टाइम से था और गाने का शौक़ भी काफ़ी टाइम से था, एंड बस कभी कभी बाहर निकलता था क्योंकि मेरा जो सोशली मैं काफ़ी एक्टिव था बाहर लोगों में, स्ट्रीट्स में, तो मैं देखता था कि लोगों की ज़िंदगी उनकी जॉब्स तक है और उनके घर तक है, और डेली जो वो अर्न करते हैं वही वो बेचारे घर ले जाते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो उनके पास ऐसे जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सिंगिंग है, पेंटिंग है, कोई भी आर्ट है, तो उन तक उनकी रसाई नहीं है, उन तक उसकी रीच नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब कि अगर मैं उसका ज़रिया बनूं, लोगों में खुशियाँ बिखेरूं, लोगों को अपने साथ इंगेज करूं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मेरी ऑडियंस होगी वो भी देख के खुश हो जाएगी, एंड यही वजह है कि लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं लगता था शुरू में जब आप ये सब बनाने लगे, वीडियोस बनाने लगे इस तरह की, तो ये शाम के सामने बीन बजाने के मुतरादिफ नहीं था कि किसी वक्त भी डसे जा सकते हैं, तो गुस्सा कर सकता है, कोई रिएक्शन आ सकता है? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बल्कि जब पहली वीडियो बनाई भी ना, तो मैंने सोचा कि यार ये आइडिया मुझे नहीं लगता वर्क करेगा, बट ऐसा है कि जब आप कुछ सोचते हैं करने का, तो खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते बनाता जाता है, खुद ब खुद ही ना, बस आपको समझ भी नहीं आता, मतलब कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है दैट लाइक वी आर अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड मेरे लास्ट मंथ की रीच जो है वो अराउंड 4 करोड़ है, 40 मिलियन व्यूज हैं हमारे लास्ट मंथ के। जबरदस्त। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि गायकी का शौक आपको था पहले से ही, फिर ये डिफरेंट आइडिया आपने बाद में आपके जहन में आया और आपने इस पर काम शुरू किया, तो आप कब से गा रहे हैं? मैं म्यूजिक में शौक तो मुझे बचपन से है, लाइक व्हेन आई वाज लाइक 7-8 इयर्स, बचपन से स्कूल जाते हुए चैनल्स पे सुनते थे, और उसके बाद बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने हॉस्टल में 3-4 साल हॉस्टल में स्टडी किया,
तो वहाँ पर नात कॉम्पिटिशन्स में, मिली नगमा कॉम्पिटिशन्स में मैं हमेशा हिस्सा लेता था। देन मुझे अब सीखे हुए प्रॉपर मतलब इसको अपने आप को टाइम, म्यूज़िक को टाइम देते हुए लाइक 4-5 इयर्स हो गए जो मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो बिलाल, ये तो बड़ा आसान लगता है कि आप गए, आपने वहाँ पे प्रैंक किया और उसके बाद आपने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। क्या इतना ही आसान है या किसी वक्त कुछ नाखुशगवार वाकयात भी सामने आए हैं? नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसी वजह से शायद मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये उनका बड़ापन है, उनका प्यार है। बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। लाइक अगर मैं एक वीडियो शूट करता हूँ तो उसके 6-7 वीडियोस के फेल्स भी मेरे पास हमेशा रहते हैं, जिसमें कोई बुरा मान गया। क्योंकि देखें, आप जब भी वीडियो बना रहे हैं ना किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो आप उससे परमिशन नहीं ले रहे, आप उसका कंसेंट नहीं ले रहे। तो वो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी हूँ अगर, तो मेरे पे कोई ऐसे रैंडम वीडियो बनाए, मैं भी गुस्सा कर जाऊं, मैं भी बुरा मान जाऊं कि यार आपने परमिशन ली, यार मैं पता नहीं किस फेज में था, मैं किस मूड में था, आपको किसने अलाउ किया कि कैमरा ओपन करो। तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता लोग, बल्कि अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो मैं उनको और रिस्पेक्ट देता हूँ कि आई एम सो सॉरी जी कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। बट ये बिल्कुल ईजी नहीं है। बातों में वक्त नहीं जाया करेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं। जी जरूर, चलें जरूर। अगर ये ना सुनाते ओके, उससे पहले ये मैं कहना चाहूंगा, अच्छा ये मैं अपनी ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहता हूँ ये सॉन्ग, ठीक है। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुमसा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि कभी आपने सोचा नहीं है कि इतने हमारे ड्रामास हिट हो रहे हैं और उनके पीछे बैकग्राउंड पर हमें जो टाइटल ट्रैक्स उनके चलते हुए सुनाई देते हैं, OSTs, कभी सोचा नहीं कि आप खुद भी बना सकते हैं? एक्चुअली मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी कि अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपनी आवाज़ दे पाऊँ किसी ड्रामा में या किसी एड में ही, किसी कमर्शियल में ही सही। बट रिसेंटली मैं काम कर रहा था और अभी भी काम कर रहा हूँ, मैं अपना एक ट्रैक बना रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि व्हेन आई विल हिट 100 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, सो मैं कुछ अपनी क्रिएशन लोगों के आगे रखूँगा एंड इंशाल्लाह मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आप प्रैंक करने के लिए गए हों और आगे आपका अपना ही कोई फॉलोअर निकल आया हो, क्योंकि माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है आपकी सोशल मीडिया पर, तो वो पहले ही आपको पहचानता हो? ऐसे मेरे साथ अक्सर होता है, क्योंकि देखिए मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ एंड वहाँ की जो ऑडियंस है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, वो सभी ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे होते हैं जो यंगस्टर्स हैं। तो बहुत ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। मतलब रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में 2 फेल्स यही थे। उन्होंने कहा यार बिलाल भाई यार चलें ना तंग ना करें। तो बस फिर अब मैं प्लान बना भी नहीं सकता क्योंकि उनके वो रिएक्शंस फिर जेन्युइन आते भी ना, तो ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। अच्छा, तो कोई मैसेज पहले से देना चाहेंगे जो पहले से बता दे आपके जो फैंस हैं या होने वाले फैंस हैं उनको कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनको बिलाल से? उनको एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्सपेक्टेशन तो एक बुरी चीज़ है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन टूटे तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। बट एक्सपेक्ट ये करे मेरे से कि मैं जब तक हूँ, जब तक सेहत दी है अल्लाह ताला ने, जब तक उनके सामने हूँ, तो यही कोशिश होगी कभी डिसअपॉइंट ना करूँ, उनको खुश रखूँ हमेशा। चलें जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ और हमने जी ब्रेक पर जाना है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम चाहेंगे कि जाते जाते अपनी ऑडियंस को आपके गाने के साथ छोड़ के जाएं, तो अब हमें कुछ सुनाएं। चलें, ओके।
कवर्तकम स्टोर माल रौडा तजा तजा गुलुना ड्रेसलोर माल रौडा लैलाची चर्त कदम की दी चर्त कदम की दी बाजवळ गुलुना हलता गुदर की ताजा की जर गुलुना कम स्टोर औतोर माल रौडा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माल रौडा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माल रौडा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद और अब हम याद करेंगे सुरों की मलिका बुलबुले हिंद लता मंगेशकर को, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। लता मंगेशकर 1929 में भारतीय शहर इंदौर में पैदा हुई। लता के वालिद दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार और अदाकार थे और लता जी ने इब्तिदा में भारतीय फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। 1942 में अपने वालिद की मौत के बाद लता जी ने अपने खानदान की किफालत के लिए फिल्मों के लिए गाना शुरू किया। लता ने अपना पहला फिल्मी गीत दिल मेरा तोड़ा फिल्म मजबूर के लिए गाया। उनका पहला हिट नगमा 1949 में आने वाली फिल्म महल का था, जिसके अल्फाज थे कि आएगा आने वाला आएगा। लता मंगेशकर ने भारत की लगभग 36 ज़बानों में हजारों गीत गाए हैं और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड रखने के साथ लता जी का नाम 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। लता जी को भारत का आला तरीन एजाज़ भारत रत्न भी मिला और वो भारत की 15 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो लता मंगेशकर को हमने आज उनकी 30वीं बरसी के मौके पर पेश किया है और इसके साथ ही हम आपसे एक्सप्रेसो से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात हमारी कल होगी। आपको लता जी के खूबसूरत गीत के साथ छोड़े जाते हैं।